देखो, पार्टनरशिप एक्ट है और कितने मार्क्स से लिखवाया था मैंने, बताओ जल्दी फटाफट से, आपके एग्जाम में आएगा 20 या 21 मार्क्स का तो मान के चलिए कि आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। और पार्टनरशिप में उतनी ज़्यादा मुश्किल ना केस स्टडीज़ हैं और ना ही उसकी थ्योरी की लैंग्वेज है, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है लॉ में आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एग्जाम में आगे व्हाट इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो 3 पॉइंट्स है जो ये डिसाइड करते हैं कि पार्टनरशिप है। पहला क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। दूसरा, एग्रीमेंट वॉज टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट्स इंक्लूड्स लॉसेस, प्रॉफिट्स इंक्लूड्स लॉसेस। और तीसरा क्या होना चाहिए, द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका दूसरा मतलब क्या है, म्यूचुअल एजेंसी के नाम, या तो एजेंसी या फिर क्या किसके नाम से जानते हैं, म्यूचुअल एजेंट। तो पहले और दूसरे पॉइंट में तो खाली ये लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय द स्टेटस एंड रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। यानी कि हम अपना एग्रीमेंट कुछ भी बना सकते हैं, 2:1:1 भी बना सकते हैं, मैं 4:1:1 भी बना सकता हूं। तो हमारा पार्टनरशिप में जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो निकल कर आएंगे वो हमारे एग्रीमेंट से बनती हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में MOA AOA होता है, वैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, जैसे पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। कह रहे इट इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस, यानी कि जस्ट बिकॉज अगर आप किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हो डज नॉट मीन कि आप पार्टनर्स हैं, बस ये प्राइमा फेसी एविडेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, जैसे क्रिश कह रहा है कि सर मैं एक प्रॉपर्टी सेल करा दो और हम आपको उसमें कमीशन देंगे जो भी प्रॉफिट होगा। मैंने कहा कितने की, आपकी है? कह रहा नहीं किसी और की है, 40 लाख की प्रॉपर्टी है और जितने में भी बिकेगी वो 40 के ऊपर आधा आधा मैं और आप बांटेंगे। कह रहा क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया, सेल कराएंगे आप, तो 10 लाख एक्स्ट्रा में बिकवा दी हमने, 50 लाख रुपए में बिकवा दी, तो 10 लाख रुपए का क्या बचा, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट हमने कहा आपस में बांटेंगे। तो क्या हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? हाँ, लेकिन क्या हम पार्टनर्स हैं? नहीं। तो इसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस, इट इज द प्राइमा फेसी एविडेंस, नॉट कंक्लूसिव। हाउएवर इट इज एसेंशियल एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप, लेकिन ये एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। इवन अ सिंगल पार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स में, मस्ट लिखा है या मे लिखा है, मे कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाय जॉइंट ओनर्स, क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। एक जॉइंट ओनर्स है घर के, मतलब 3 मालिक हैं और उन जॉइंट ओनर्स ने क्या नाम है उसमें से प्रॉफिट शेयर करने का आपस में डिस्कशन किया है, तो क्या हम उसे पार्टनरशिप बोलेंगे? नहीं, वो तो जॉइंट ओनर्स हैं पहले से ही, पार्टनर थोड़े ना है वो। तो कह रहे अगर मान लीजिए एक्सप्रेस एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड एजेंसी रिलेशनशिप है उनके पास, तो सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा, 4। लेकिन अगर उनके पास कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो सेक्शन 6 के अंदर जैसे लिखा हुआ है इन दी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, आपने सुना है ना पार्टनरशिप में कितने % का इंटरेस्ट मिलता है, बताओ। अगर तय नहीं है तो सुना है आपने कभी 6% का वाला रूल पढ़ा है आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे या किसी चीज पे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे, जब नहीं गिवन होता और जब रेशियो डिसाइडेड नहीं होता तो इक्वल रेशियो में, तो वो सब कहाँ लिखा है पता है आपको, सेक्शन नंबर 6 में लिखा है। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में। और तीसरा कौन सा है, एजेंसी। एजेंसी कहते हैं या म्यूचुअल एजेंसी जो है ये कंक्लूसिव एविडेंस है। कंक्लूसिव एविडेंस क्या कहता है कि पार्टनर तब आपस में माने जाओगे जब एक पार्टनर के द्वारा किए गए काम के लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल है। जैसे आप 3 पार्टनर्स हो मान लीजिए, तो अगर शिवम कुछ कर रहा है तो उसके लिए क्रिश लायबल है और क्रिश कुछ कर रहा है तो उसके लिए शिवम लायबल है। यानी कि क्रिश और शिवम आपस में प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं। यानी कि जब शिवम काम कर रहा है पूरी पार्टनरशिप के बिहाफ पे और क्रिश के बिहाफ पे, तो क्रिश यहां पर प्रिंसिपल जैसा लग रहा है और शिवम एजेंट जैसा लग रहा है। और फिर कल को शिवम काम करेगा जिस पार्टनरशिप में, क्रिश काम करेगा जिस पार्टनरशिप में शिवम काम कर रहा है। बच्चे डिस्टर्बेंस हो रही है तो बैठ जाना आप सेकंड रूम में। नहीं, अगर मान लीजिए शिवम की पार्टनरशिप में क्रिश काम कर रहा है, एक्टिव पार्टनर है, तो शिवम यहाँ पर प्रिंसिपल की भूमिका में आ गया और क्रिश किसकी भूमिका में आ गया, एजेंट की। यानी कि दोनों पार्टनर्स फर्म के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल्स भी है। यही बात तय करती है कि आप लोग पार्टनर्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? बाकी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी कोई भी कर सकता है, एग्रीमेंट भी कोई भी बना सकता है किसी चीज का। एग्रीमेंट तो रेंट एग्रीमेंट भी होता है, क्या वो पार्टनरशिप होती है? नहीं। तो जो कंक्लूसिव एविडेंस है आपका वो कौन सा है, एजेंसी। पढ़िए, it is the cardinal principle of partnership law. According to this, each partner carrying on business is the principal as well as agent of other partners. Acts of one partner done on behalf of the firm binds all the other partners. Existence of mutual agency is the true test of partnership, यानी conclusive evidence यही है। नेक्स्ट आते हैं किस पे, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है, तो ड्यूरेशन और एग्जिस्टेंस के बेसिस पे 2 प्रकार की होती है। ड्यूरेशन में पहला कौन सा है, पार्टनरशिप एट विल, और दूसरा का कौन सा है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। मैंने कहा चलो आज से हमारी पार्टनरशिप शुरू, इसके अलावा हमने कुछ नहीं बोला। दैट मीन्स ये कौन सी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल। मैंने कहा चलो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगले 5 साल मिलकर काम करते हैं,
ये पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। क्या? हाँ हाँ, प्राइमा फेसिया वर्ड का मतलब होता है कि उस समय पर जो चल रहा है उसे देख लेंगे, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। जैसे कोर्ट के अंदर भी प्राइमा फेसिया एविडेंस निकाले जाते हैं, लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं होते कि हमने एविडेंस दिखा दिए और अब इन्हीं के बेस पे जो है डिसीजन आ जाएगा। नहीं, कोर्ट और भी फैक्ट्स को चेक करता है। तो एक एविडेंस है, इंपॉर्टेंट एविडेंस है, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि हाँ अगर किसी के अंदर एग्रीमेंट है तो हम मान लिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो हम मान लेंगे कि वो पार्टनर्स हैं। ऐसा नहीं है, एविडेंस है लेकिन कंक्लूसिव नहीं है जिसके ऊपर बेस्ड डिसीजन लीजिए। जैसे सीसीटीवी, क्या कंक्लूसिव एविडेंस है? यस। प्राइमा फेसिया का मतलब उस समय पर वहां पर कौन लोग थे जो ये कह रहे थे। जैसे कोई मर्डर केस है या कोई भी केस है तो उस समय पर वहां पर कौन लोग थे और वहां पर क्या घटना हुई उसके हिसाब से। तो कहते हैं पार्टनरशिप में पार्टनर्स का प्रॉफिट को शेयर करना एक तरीके से बस उस समय पर जो हो रहा है वो है। लेकिन मैं बोल दूं दो लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब वो पार्टनर्स ही होंगे, ऐसा नहीं है। प्राइमा फेसिया मतलब उस समय पर जो हो रहा है उसका मतलब होता है कि प्रॉफिट्स भी हम प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। जॉइंट ओनर्स है, घर के दो मालिक हैं, दोनों भाई है और रेंट आता है वो दोनों आपस में बांटते हैं, तो पार्टनर्स थोड़ी ना है वो तो जॉइंट ओनर्स है मकान के। इंप्लाइड तरीके से आता है वो तो आधा आधा रेंट। समझ में आया क्या? पार्टनरशिप वो होती है जब मैं काम करूं तो उसके लिए तुम लायबल और तुम काम करो तो उसके लिए मैं लायबल, ये है पार्टनरशिप। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब आते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पे। पहला कौन सा है? एट विल, और दूसरा कौन सा है? फॉर फिक्स पीरियड। तो जब कोई भी समय सीमा ना डिसाइड की गई हो पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप को शुरू कर दिया गया हो तो उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। दूसरा केस भी है, कृषि इधर ध्यान दो, दूसरा केस भी है इसके केस। मान लीजिए पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड थी 5 साल के लिए और 5 साल हो गए लेकिन फिर भी हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी इसमें पार्टनरशिप एट विल। कौन से साल के बाद? 5वें साल के बाद वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। यही इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई, देखिए जरा ध्यान से। कह रहे वेयर देयर इज नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन बाय द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप देयर इज नो प्रोविजन टू डिटरमाइन पार्टनरशिप। हो गया भाई? दिख ही नहीं रहा मेरे को तो यहाँ से, अच्छे से लिखो भाई। हाँ ब्लैक ब्लैक से ना मज़ा नहीं आ रहा। हाँ हाँ अच्छा सा बना दो, यहीं पे बना दो, यहीं पे बैठ जाओ, साथ साथ बताते हुए रहूँगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा। कह रहे वेयर देयर इज नो फिक्स पीरियड, ये समझ में आ गया आपको? इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर किसका? फिक्स पीरियड। इफ द पार्टनरशिप कंटिन्यूज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, यानी कि पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, इट विल डीम टू बी पार्टनरशिप एट विल। मान लेंगे, है तो नहीं लेकिन मान लेंगे, इसे बोलते हैं डीम टू। कह रहे डिसॉल्व कब होगी? बाय एनी पार्टनर्स बाय गिविंग नोटिस टू ऑल द अदर पार्टनर्स। तो ये भी सिंपल है, मुझे लगता है इस पर ज्यादा बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। दूसरा कौन सा है? पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते समय ही आपने तय कर लिया था कि पार्टनरशिप इतने समय के लिए बनेगी, तो उसे पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये समय सीमा के लिए नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा था भाई साहब ये ब्रिज बना के दो हमें फटाफट से। अब हम दो कॉन्ट्रैक्टर, हमने कहा यार जब तक ये ब्रिज नहीं बनता हम दोनों आपस में साथ में मिलकर काम करेंगे। तो कोई समय तय है क्या? नहीं। लेकिन क्या काम तय है? हाँ, जैसे ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा आप अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए आप साथ में आ गए, तो इसे कौन सी पार्टनरशिप बोलेंगे? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कैसी पार्टनरशिप बोलेंगे? पर्टिकुलर पार्टनर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि पॉल्यूशन के चक्कर में भी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाला कि ऑनलाइन क्लासेस होंगे। तो आकाश इंस्टीट्यूट साइंस की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, केडीसी कॉमर्स की क्लासेस को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा मान के चलिए। तो हम दोनों पार्टनरशिप में आ गए ड्यूरिंग पॉल्यूशन टाइम पीरियड, कि हम दोनों मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उस पर सभी टीचर्स क्लासेस देंगे। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, पैसे भी मिलेंगे इसके लिए। तो अब हम और जो क्या नाम है आपका जो आकाश है वो आपस में मिल गए हैं इस काम के लिए, या हम और आशादीप जो है हम आपस में मिल गए हैं इस काम के लिए। तो ये कैसी पार्टनरशिप होगी? पर्टिकुलर। जैसे ही गवर्नमेंट का पोल्यूशन प्रोजेक्ट खत्म होगा वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, कौन सी है? जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है यहाँ पर हम तय करते हैं कि हम मिलकर जो भी काम करेंगे साथ में करेंगे। अब से हम मिलकर जो भी काम करेंगे साथ में करें, यानी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तक लिमिटेड नहीं है। अब हम मिल गए हैं, अब हम चाहे स्टेशनरी खोलें या हम लाइब्रेरी खोलें, आगे जाके किसी भी बिजनेस में जाएंगे हम साथ में ही काम करेंगे, उसे बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। यानी कि ना समय सीमा तय है ना काम तय है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। नेक्स्ट आता है कौन सा वाला? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये एक्चुअल पार्टनर नहीं होता आपका। ये पार्टनर कैसे होता है? जब या तो अपने एक्टिविटी से, अपने कंडक्ट से पार्टनर ऐसा शो करता है दैट आई एम द पार्टनर इन द फर्म, तब इसे पार्टनर बाय कौन सा बोलते हैं? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और एक और नाम है इसका, पार्टनर बाय स्टॉपल। और जब कोई और व्यक्ति कह रहा है कि तुम पार्टनर हो और तुम चुप रहे, तब भी आपको क्या माना जाएगा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या मेरी बात समझ में आती है? इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कह रहे लायबल, क्या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सभी के लिए लायबल होता है? आंसर इज नो।
जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन दी थी और उसने आपकी फेथ के ऊपर फर्म को क्रेडिट पे उधार दे दिया है सामान, तो आप उस व्यक्ति के लिए लायबल। जैसे मान लीजिए मैं आपकी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हूँ, आपने कहा मान लीजिए मनीषा आपकी सप्लायर है, तो मनीषा आपको सामान उधार देने से मना कर रही है। उसी समय मैं वहां से जा रहा था, आपने कहा अरे आइए आइए देखिए मिली हमारे पार्टनर से, आपने मनीषा से मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ये हमारे पार्टनर है, मैं चुप रहा। कल को अगर आपने जो सामान मान लीजिए इससे खरीदा था, क्या उसके लिए मैं लायबल होऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरी रिप्रेजेंटेशन या आपकी जो रिप्रेजेंटेशन थी उसमें ये था ही नहीं। इन्होंने जो भी सामान दिया होगा आपको मेरे फेथ पे दिया होगा, उस रिप्रेजेंटेशन के फेथ पे, यानी कि मेरी लायबिलिटी लिमिटेड, वैसे तो अनलिमिटेड है लेकिन उस व्यक्ति तक लिमिटेड है जिसने मेरी रिप्रेजेंटेशन या मेरी कही हुई बात पर या मेरे किसी एक्ट पर बिलीव करके आपको उधार दिया है। तो लायबिलिटी ऐसी होगी, स्पेसिफिक लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी होगी? स्पेसिफिक लायबिलिटी। ये यहां पर लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 58। क्या करना पड़ता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। और क्या करना पड़ता है? सर कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? बस इतना बता दो मुझे, क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है या ऑप्शनल होता है? ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन अगर कराना चाहें तो क्या होगा सर? आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन में क्या लिखनी पड़ेगी आपको? साथ में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, जिस फॉर्म में बोला गया उस फॉर्म में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और जो फीस बोली जाएगी आपसे वो देनी पड़ेगी आपको। कंटेंट क्या होगा आपकी एप्लीकेशन में कि आप कौन सी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो कह रहे सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा आपको? फर्म का नाम। फिर क्या बताना पड़ेगा? प्लेस। कई बार पार्टनरशिप जो जहां पर बनाई जाती है उसके दो प्लेस होते हैं, एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर पार्टनरशिप है, दूसरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो पार्टनरशिप में कोई रजिस्ट्रेशन कराऊं तो दिस इज आवर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और एक कोचिंग खादर में भी है छोटे बच्चों वाला, वो हमारा कौन सा है? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जब भी मैं रजिस्ट्रेशन कराने जाऊंगा किसका एड्रेस दूंगा? इसका या उसका या दोनों का? दोनों का। ये लिखा हुआ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब आते हैं पार्टनर्स। कह रहे पार्टनर्स का क्या लिखना पड़ेगा मुझे? कब से आए हैं, उनका नाम क्या है और परमानेंट एड्रेस। क्या सिंपल बातें नहीं चल रही? आप बताइए। पार्टनरशिप में जो है आप बताओगे, और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपने पार्टनरशिप की ड्यूरेशन को डिसाइड कर रखा है तो ड्यूरेशन बताएंगे, अदरवाइज ड्यूरेशन नहीं बताएंगे। हमने एप्लीकेशन दे दी। दूसरी बात, हर पार्टनर का सिग्नेचर होना चाहिए अलॉन्ग विद वेरिफिकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। पता चले आपने किसी भी आदमी का नाम लिख दिया हमारा पार्टनर, जबकि वो पार्टनर ही नहीं था, तो उसका नाम प्लस उसके सिग्नेचर होने चाहिए प्रेस्क्राइब्ड मैनर में, जैसे प्रेस्क्राइब किया गया है, जहां से प्रूफ किया जा सके कि भाई साहब हाँ ये व्यक्ति जो है आपकी पार्टनरशिप में पार्टनर है। नेक्स्ट, फर्म के नेम में ये सारी चीजें नहीं आएंगी, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा हुआ है? क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन और रॉयल। ये वर्ड्स आपकी पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। दूसरी चीज, कोई भी ऐसा वर्ड जो एक्सप्रेस कर रहा है आपको कि आप या तो किसी गवर्नमेंट से हैं या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, जैसे मैंने रख दिया अपने उसका नाम मान लीजिए केडीसी एमसीडी, तो ये थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, ऐसा लग रहा है, तो आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ना तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल, ना ये वाले वर्ड्स का इस्तेमाल जो ऐसा लगे कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जाएंगे प्रायर अप्रूवल लेंगे। कौन सी गवर्नमेंट से? स्टेट गवर्नमेंट से। जैसे क्राउन प्लाजा है, क्राउन क्या है? प्लाजा है, तो क्राउन वर्ड तो है, तो अगर वो पार्टनरशिप होगा तो उसने पहले स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल ली होगी कि मैं क्राउन वर्ड रखना चाहता हूँ। फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी कंडीशंस बताई होंगे, उन्होंने पूरी कर दी होंगी और वो अपना नाम रख सकते हैं। बताइए बात समझ में आई या नहीं? उसके बाद चलते हैं सर, ठीक है, कंसिक्वेंसेस पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 69, कंसिक्वेंसेस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। कह रहे अगर हम रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो बताओ उससे क्या दिक्कत है? अगर रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? उन्होंने कहा 4 प्रॉब्लम होगी, इधर ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो वो किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर पाएगी। इसका उल्टा कर दो, थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस कर पाएगी। तीसरी चीज, मैंने कहा भाई साहब मुझे किसी व्यक्ति से पैसे लेने भी हैं और उसको पैसे देने भी है, तो क्या सेट ऑफ कर दे? आंसर इज नो। यानी कि जो देने वाले पैसे है वो तो जाएंगे, लेकिन लेने वाले पैसों को आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, लेना तो छोड़ो, एक्सेप्ट अप टू द अमाउंट ऑफ ₹100। अगर वहां तक करना चाहते हो तो हो जाएगा। ये 3 प्रॉब्लम समझ में आई। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती, लेकिन अगर थर्ड पार्टी चाहे तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस किया जा सकता है। अब आती है सेट ऑफ की बात, तीसरा पॉइंट है, किसकी बात आती है? सेट ऑफ की। तो क्या सेट ऑफ पॉसिबल है? आंसर इज नो। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का कोई भी क्लेम आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, भले ही पार्टी सेम हो, उससे लेना भी है और देना भी है, तब भी नहीं, एक्सेप्ट अप टू द अमाउंट ऑफ रुपीज, कौन सा? 100। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट कौन सा है? पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्या नहीं कर सकते? केस नहीं कर सकते। ये है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की डिसेबिलिटीज। क्या बोलते हैं इसको? डिसेबिलिटी। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा लिया, यानी कि रजिस्टर नहीं कराया, तो ये प्रॉब्लम आएगी। देखो पहला कौन सा लिखा हुआ है? फर्म और को पार्टनर्स कैन नॉट स्यू। दूसरा कौन सा है? नो रिलीफ ऑफ पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? एग्रीड पार्टनर कैन नॉट स्यू द
फर्म, और लास्ट वाला पॉइंट है थर्ड पार्टी कैन सी द फर्म। जो लॉजिक मैंने आपको जिस सीक्वेंस में याद कराया आप उस सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, कोई स्टेप्स वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कौन सा आता है बताओ, चलता है डिसोल्यूशन। क्या ये भी एग्जाम में आता है? हाँ, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब डिसोल्यूशन दो प्रकार से होता है, जिसमें कोर्ट दखलंदाजी देगा और दूसरा जिसमें कोर्ट दखलंदाजी नहीं देगा। पहले वाला कौन सा वाला पढ़े, जिसमें कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपकी पार्टनरशिप है, आप बताएंगे कैसे डिसॉल्व होगा। मैंने कहा एक बात बताओ, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड थी और फिक्स पीरियड एक्सपायर हो गया, तो क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डिसॉल्व? यस। पार्टनरशिप फॉर कंप्लीट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट थी, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो क्या पार्टनरशिप डिसॉल्व? हाँ। मैंने कहा किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो क्या पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है? हाँ। तो ये कुछ ऐसी बात है जिसमें कोर्ट का लेना देना है या कोर्ट का लेना देना नहीं है? नहीं, ये तो सबको पता है। तो देखिए, मान लीजिए पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल है, हमने बनाई थी। अब पार्टनरशिप एट विल का मतलब ही यही होता है कि जब हमने स्टार्ट किया हमारी मर्जी थी, अब जब हमारी मर्जी होगी हम तब बंद भी कर देंगे, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो सबसे पहले तो होता है कि बाय क्या करेंगे, एग्रीमेंट करें। अ फर्म मे बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे उन्होंने आपस में डिसीजन लिया था कि भाई ऐसे कर देंगे, तो हम वो कर दे सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, देखो कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब है आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, होगी ही होगी भाई साहब, हम बता रहे हैं कैसे। ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक्स इट अनलॉफुल टू कैरी आउट बिजनेस। कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जिससे आपके बिजनेस को अनलॉफुल कह दिया जाए तो फिर वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। कह रहे कैसे, मैंने कहा प्लास्टिक बनाने की कंपनी खोली थी मैंने और मेरे दोस्त ने, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अब आप प्लास्टिक नहीं बनाएंगे, तो डिसॉल्व मान लिया जाए या नहीं? मैंने कहा था 5 साल तक बनाएंगे, कितने साल तक बनाएंगे? 6 महीने बाद ही गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया प्लास्टिक नहीं बनेगी, तो क्या पार्टनरशिप आज ही डिसॉल्व मान ली जाएगी? आंसर इज यस। कह रहे सेपरेट एडवेंचर, मैंने कहा सेपरेट एडवेंचर वर्ड का मतलब क्या है? कह रहे मान लीजिए मैंने और मेरे दोस्त ने पार्टनरशिप की थी, एक तो हम प्लास्टिक बैग्स बनाएंगे और दूसरा कपड़ों का बिजनेस, दो थे हमारे, तो 2 एडवेंचर हो गए। तो अगर सेपरेट एडवेंचर है तो एक का इलीगल हो जाना क्या दूसरे को भी इलीगल कर देगा, या वो दोनों अलग अलग रहेंगे? वो दोनों अलग अलग। तो इलीगल ऑफ वन और मोर एडवेंचर डज नॉट और शेल नॉट कॉज इटसेल्फ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन सा वेंचर, लॉफुल एडवेंचर या अंडरटेकिंग। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट कौन सा है, नोटिस। कह रहे अगर आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व कराना है बाय नोटिस तो आप करा सकते हैं, जल्दी आइए। वेयर पार्टनरशिप इज एट, इधर ध्यान दो, वेयर पार्टनरशिप है विल, अगर विल पर है पार्टनरशिप तो कब डिसॉल्व होगी बताइए? एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू ऑल द अदर पार्टनर्स, जब चाहे तब नोटिस देके अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करा सकता है। अब मेरा तीसरा सवाल, मान लीजिए 5 पार्टनर्स है और एक कह रहा मैं जा रहा हूं, तो क्या पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है? यस यस, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनरशिप, मैंने पार्टनरशिप ही तो बोला, फॉर्म मैंने वर्ड ही नहीं यूज किया। हम पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो किसी भी इंसान की डेथ, रिटायरमेंट या किसी भी चीज से, है ना, आपकी क्या पार्टनरशिप खत्म हो जाती है? हाँ। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पार्ट, इवन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विल रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि फिर से पीएसआर वगैरह सब तय किया जाता है, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कह रहे वेयर पार्टनरशिप एट इज विल, ये हो गया है। डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या मानी जाएगी बताइए? मैंने चिट्ठी दी, मैंने चिट्ठी दी 20 तारीख को, मैंने चिट्ठी दी 20 तारीख को कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवाना है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवाना है 25 तारीख से, तो कौन सी तारीख से माना जाएगा? कौन सी तारीख से माना जाएगा? 25 तारीख से। मैंने 20 तारीख को नोटिस दिया कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व, और मैं जा रहा हूँ, और कुछ नहीं लिखी डेट, तो कौन सी तारीख से माना जाएगी? उसी। तो कह रहे अगर मेंशन्ड है नोटिस में डेट तो फ्रॉम सच डेट, और अगर मेंशन्ड नहीं है तो फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। नेक्स्ट, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज। कंटीजेंसी क्या होती है? मैंने कहा पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड थी और वो एक्सपायर होगी। कौन, पार्टनरशिप या फिक्स पीरियड? फिक्स पीरियड। 10 साल के लिए थी, 10 साल हो गए, 5 साल के लिए थी, 5 साल हो गए। नेक्स्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी किसी प्रोजेक्ट को लेकर और वो प्रोजेक्ट या वेंचर कंप्लीट हो चुका है, तो हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। या फिर क्या हो जाए, डेथ ऑफ एनी पार्टनर, या फिर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंसी। ये दोनों ही चीज़ें आपको क्या कर सकती है, फटाफट से बताइए। लेकिन हेडिंग ध्यान रखना, हेडिंग आपको अच्छे से लिखनी है। ये कौन सा वाला चल रहा है? इसमें कोर्ट की कोई दखलंदाजी की जरूरत लग रही है आपको? आंसर इज नो। ठीक, अब आ जाए किसमें, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ। क्या इसमें कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी? कह रहे हाँ, कोर्ट में एट द सूट बाय द पार्टनर ऑफ डिसॉल्व टू फर्म ऑन अ ग्राउंड्स लाइक। कह रहे कौन कौन से ग्राउंड्स है? इंसेनिटी और अनसाउंड माइंड। अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया है, ध्यान से समझना, अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया है, अब पागल जब होता है व्यक्ति तो क्या होता है बताओ? फिर कौन डिसाइड करेगा कि व्यक्ति पागल है? जल्दी से बताइए। कोर्ट डिसाइड करेगा। किसी के कह देने से मान लिया जाएगा कि कोई व्यक्ति पागल है? आंसर इज नो। तो सूट बाय होम, कौन केस करेगा? बाय अदर पार्टनर्स, नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ।
इंसेन पार्टनर, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल हो गया तो खुद तो नोटिस देने नहीं जाएगा ना कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझे घोषित कर दीजिए, पार्टनरशिप हटा देते, तो उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है, अब नेक्स्ट फ्रेंड में कोई फैमिली रिलेटिव कोई भी आ सकता है, यहाँ पर वर्ड इस तरीके से यूज किया है। एक्सेप्ट कह रहे कब छोड़ के, इंसेनिटी ऑफ कौन सा पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर था, वैसे भी नहीं जानते थे कोई उसको। क्या मेरी बात समझ में आती है? बस वो एक्टिव पार्टनर था ही नहीं तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। या फिर टेम्परेरी सिकनेस ऑफ एनी पार्टनर, मिर्गी चढ़ी थी माता के जागरण में, अब कह रहे नहीं कोर्ट में जाओ पार्टनरशिप को डिसॉल्व कराओ, ये थोड़ी, तो टेम्परेरी है। नेक्स्ट है कौन सा वाला, परमानेंट। अगर किसी पार्टनर को ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है जिससे उसके बिजनेस का करना परमानेंट केपेबल नहीं है, अब वो परमानेंट केपेबल नहीं है अब वो बिजनेस करने के लिए, तो व्हेन एनी पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर ड्यू टू फिजिकल और डिसेबिलिटी और इलनेस। समझ में आया क्या? एक मिनट से स्टॉप करना, कर दिया? चलिए, तो मिसकंडक्ट में क्या होता है जरा ध्यान देखिए। व्हेन एनी पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट द बिजनेस एडवर्सली, किसी पार्टनर ने गड़बड़ कर दी, मैंने कहा यार किसी पार्टनर ने गड़बड़ कर दी तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा भाई साहब पार्टनर ने गड़बड़ कर दी है तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व होगी ही ना, क्योंकि पार्टनर को निकालेंगे फिर, तो हमारी जो आपस की पार्टनरशिप है वो तो डिसॉल्व होगी। फिर आगे देखेंगे क्या करना है। मिसकंडक्ट मे नॉट रिलेट टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट अफेक्ट द बिजनेस। कह रहे कैसे कैसे? मैंने कहा मान लीजिए हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है, उसने गारमेंट्स के बिजनेस में कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, बाहर बस किसी का मर्डर कर दिया थोड़ा सा, अब बताओ क्या मिसकंडक्ट के अंदर आएगा? हाँ, तो मिसकंडक्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, आउटसाइड द बिजनेस है, बट इट विल अफेक्ट द बिजनेस क्योंकि हमारा पार्टनर है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो दिक्कत हो सकती है। कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डी पॉइंट कौन सा है? परसिस्टेंस ब्रीच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिस्टेंट ब्रीच? कह रहे भाई साहब ऐसी ब्रीच जो लगातार होती रहती है। भाई किसी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो जाना इज जनरल, आप उसके लिए डैमेजेस पे कर देते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति लगातार ही ब्रीच, जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न फाइल करते, रिटर्न सुना है कभी आपने? बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो ये सब कंपनीज को फाइल करनी होती है रिटर्न, तो कभी किसी महीने में रिटर्न फाइल नहीं हुई, ये कभी किसी साल में रिटर्न फाइल नहीं हुई, डिले फाइल हुई है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लेट फीस के साथ चल जाता है। लेकिन कोई लगातार ही करता रहे तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज नो। किसी ऑफिस के अंदर आप हर आधे घंटे लेट हो गए, किसी महीने में एक बार, किसी महीने में 2 बार, लेकिन अगर आप लगातार ऐसा कर रहे हैं तो क्या वो अलाउ करेंगे? आंसर इज नो। ऐसे ही परसिस्टेंट ब्रीच को लेकर है, तो ब्रीच अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में कर रहे हैं और वो लगातार है तो कोर्ट चाहे तो आपको डिसॉल्व फिर कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं ई पॉइंट। ई पॉइंट कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आपने अपना हिस्सा बेच ही दिया, हालांकि आप अपना हिस्सा एक रनिंग पार्टनरशिप में नहीं बेच सकते, लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही होती है तो क्या आप अपना हिस्सा बेच सकते हैं? हाँ, आप अपना हिस्से को बेच सकते हैं। फिर ट्रांसफर ही उसके पॉइंट पे आ जाता है। सेक्शन नंबर 29 अभी आगे पढ़ेंगे तो इसमें और वो पॉइंट समझ में आएगा। एफ पॉइंट कौन सा है? कंटिन्यूअस और परपीचुअल लॉसेस। जैसे परसिस्टेंट बीच था, लगातार गड़बड़ कर रहे हो, ऐसे ये है कि हम लगातार बिजनेस किए जा रहे हैं बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो अनटिल अनलेस आप लॉस ही करेंगे तो कोर्ट चाहे तो आपको डायरेक्ट कर सकता है, भाई साहब क्या कर रहे हो यार, इसे बंद करो। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद जी पॉइंट कौन सा है? जस्ट एंड इक्विटेबल। करे जस्ट एंड इक्विटेबल करे कोर्ट को जब ऐसा लगे कि ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं, ऊपर मैंने जितने भी ग्राउंड्स आपको बताए, अगर उन ग्राउंड्स पर भी उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं उनमें से कोई नहीं है, लेकिन मुझे बस लगता है कि डिसॉल्व करवा लेना चाहिए, तो कोर्ट चाहे तो उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, आपको ऑर्डर कर सकती है, लेकिन आप बेसलेस ऑर्डर नहीं करेंगे। उसके कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि कौन सा है? डेडलॉक इन मैनेजमेंट। डेडलॉक इन मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट ने अपने आप पे ताला लगा दिया है, अब तो बस वर्कर्स ही हैं जो कर रहे हैं। दूसरा, पार्टनर्स नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। भाई जो पार्टनर्स कंपनी पार्टनरशिप को चला रहे हैं वही आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा काम? लॉस ऑफ सब्सटेंटम। सब्सटेंटम वर्ड का मतलब होता है पार्टनरशिप का मेन बेस, आधार, अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर पार्टनरशिप चलाने का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे तेल के कुएं हैं, गवर्नमेंट ने उन कुओं को ही एक्वायर कर लिया, करे भाई साहब आपके नहीं रहेंगे। हमारी पार्टनरशिप किसी से यही थी कि कुएं हमारे, तेल तुम निकालोगे, पूरी टेक्नोलॉजी तुम लगाओगे, आधा आधा बांट लेंगे, ये पार्टनरशिप थी। गवर्नमेंट ने ये एक्वायर कर लिया तो बस खत्म हो गया ना, अब तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, गैम्बलिंग बाय पार्टनर इन स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई भी पार्टनर इसमें पकड़ा गया है तो जो कोर्ट है बोलेगी इस पार्टनर वाली जो पार्टनरशिप उसे डिसॉल्व करिए। रिमेनिंग पार्टनर्स को बनाना है तो बना लीजिए। डिसोल्यूशन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कंसिक्वेंसेस को आप एक बार रीड कर लेना। हम आगे नेक्स्ट किसके एडमिशन पे? माइनर पे। क्या किसी माइनर को पार्टनरशिप में ऐड किया जा सकता है? येस और नो, जल्दी से बताइए। नो। जनरल आंसर क्या होगा? नो। माइनर कैन नॉट बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एज अ पार्टनर। हाउएवर एक्सेप्शन इसका ये है, अ माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप।
यानी कि प्रॉफिट्स में आ सकता है लेकिन लॉसेस में नहीं आएगा, इसे बोलते हैं माइनर का एडमिशन। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर कहते हैं यार अगर माइनर एडमिशन में आ गया तो उसके कुछ राइट्स होंगे क्या? मैंने कहा हाँ राइट्स होंगे। माइनर का राइट क्या है? क्या वो शेयर ऑफ प्रॉफिट कर सकता है? हाँ। लेकिन क्या शेयर ऑफ लॉस करेगा? आंसर इज नो। दूसरी चीज राइट टू एक्सेस इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या चल रहा है यहाँ पर उसे चेक कर सकता है, कॉपी लेकर किसी से जांच भी करवा सकता है कि भाई साहब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बना रहे हैं, पार्टनर्स के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या करें, माइनर को क्या पता, लेकिन वो इंस्पेक्ट करवा सकता है, चेक कर सकता है, कॉपी ले सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ताकि कोई गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कैन स्यू पार्टनर्स। कह रहे पार्टनर्स को स्यू कर सकता है, लेकिन इसमें देखो अंदर पॉइंट पढ़ के बताओ ओनली कब। पढ़िए, कह रहे माइनर को अधिकार नहीं है कि वो पार्टनर्स को स्यू कर दे जब तक वो पार्टनरशिप में है, लेकिन हाँ जब पार्टनरशिप से हट रहा है तब वो स्यू कर सकता है। इन जनरल वो पार्टनर्स को स्यू नहीं कर सकता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि पार्टनर, एक माइनर पार्टनर के पास अगर वो चाहे ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ हिज टेन्योर अंडर अ पार्टनर, जो भी है उसका प्रॉफिट के लेकर है, क्या उस समय वो केस कर सकता है? कह रहे नहीं, केस करो, पैसा लो, बाहर निकलो। यानी कि ओनली व्हेन इज इज सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, फर्म से अपना कनेक्शन जब हटा रहा है तभी वो केस कर सकता है, अदरवाइज केस नहीं कर सकता। ये उसकी डिसेबिलिटी भी है। नेक्स्ट कह रहे मेजोरिटी होगा तो क्या होगा? मैंने कहा मेजोरिटी के बाद उसके बाद दो रास्ते होंगे, या तो वो कंटिन्यू रहेगा पार्टनर या कंटिन्यू नहीं रहेगा। अगर कंटिन्यू रहेगा तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी ये बताना पड़ेगा कि अब मैं पार्टनर बन गया हूं और मैं एज अ पार्टनर ही कंटिन्यू करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो 6 महीने में बता देगा कि हाँ मैं पार्टनर बनूंगा, या 6 महीने में बता देगा कि मैं पार्टनर नहीं बनूंगा। दूसरी चीज 6 महीने बीत गए कुछ बता ही नहीं रहा, अब बताओ क्या माने? सोचो, 6 महीने बीत गए बता नहीं रहा और जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही कर रहा है, तो मान लेंगे क्या पार्टनर है। तो माइनर के पार्टनर बनने के आफ्टर अटॉर्निंग मेजोरिटी दो केसेस पॉसिबल है, या तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर वो नोटिस दे दे, इंटीमेट कर दे, बता दे कि मैं पार्टनर कंटिन्यू, या फेलियर टू गिव नोटिस एंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स क्या मान लिया जाएगा? उसे पार्टनर मान लिया जाएगा। अब सवाल ये आता है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, दिसंबर 2025 में एक माइनर जो है वो मेजर हो गया और वो एडमिशन 2022 से है उसका पार्टनरशिप में, अब वो कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो कौन से एक्ट्स के लिए लायबल होगा? अब पर्सनली, क्योंकि माइनर तो पर्सनली लायबल नहीं होते। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब ये कह रहे हैं कि अब एडमिशन हो गया था फुल फ्लेज पार्टनर 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2026 से, तो आगे आने वाले एक्ट्स के लिए वो लायबल होगा या जब से वो आया है तब से लायबल होगा? जब से वो आया है तब से लायबल होगा। तो फ्रॉम द अटेनिंग ऑफ मेजोरिटी अगर वो ऐसा चूज करता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है, ये 6 मंथ्स एक्सपायर हो जाएंगे, तो फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही विल बी लायबल। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो लायबल होगा, यानी कि जब से उसने ज्वाइन किया उन एक्ट्स के लिए भी लायबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये खतरनाक प्रोविजन और ऐसा लिखवाया गया है, देखिए। ही बिकम्स कैसा लायबल? पर्सनली लायबल फ्रॉम फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हेन ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर। यानी एडमिशन से लेकर, और ये एग्जाम में अगर केस स्टडी बना दे तो सारे बच्चे गलत कर देंगे, जबकि नोट्स में साफ साफ लिखवा रखा है मैंने और बता भी रखा है, बस आपको थोड़ा सा पन्ने पलटने की देर है। तब से तो लायबल ही नहीं था, जब से ज्वाइन किया तब से तो लायबल नहीं था, लॉस का शेयर देता नहीं था। अब तुम कह रहे हो मैं पार्टनर बनूंगा जब तुम मेजर हो गए हो, तो भाई अगर कोई पुराना एक्ट है आज उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाए, कोई हमारे ऊपर उस समय के कॉन्ट्रैक्ट का केस कर दे, तो क्या तुम लायबल नहीं रहोगे? कह रहे हाँ लायबल रहेंगे भाई। बिल्कुल लॉस होगा। अब तो फुल फ्लेज पार्टनर है ना, अब तो सारी चीज आपको करनी पड़ेगी। पुराने लॉसेस में भी, पुराने प्रॉफिट्स में भी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी आपकी, हालांकि प्रॉफिट्स में तो पहले भी थी। ठीक, अच्छा। कह रहे अगर वो ये नोटिस दे दे, अगर वो ये नोटिस दे दे कि मैं पार्टनर नहीं रहूंगा, अगर वो ये नोटिस दे दे मैं पार्टनर नहीं रहूंगा, तो क्या होगा? देखिए जरा, हिज लाइफ एंड लायबिलिटीज जो होगी, जो भी चीजें हैं वो अप टू कहां तक होगी? माइनॉरिटी की तरह होगी, अप टू द डेट ऑफ नोटिस। इसका मतलब समझना, मान लीजिए वो मेजर हुआ जून में, कब हुआ? जून से लेके 6 महीने, बताओ कब एक्सपायर होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सीधी सी बात है, तो दिसंबर में एक्सपायर होंगे। जून में वो मेजर हो गया था, क्या हो गया था? मेजर। जून में क्या हो गया था? मेजर। अब मान लीजिए अगस्त में उसने नोटिस दे दिया कि भाई साहब मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, मैं पार्टनर नहीं बनूंगा। अब सवाल ये आता है, यहां तक तो वो माइनर था, यहां तक क्या था? वो माइनर। यहां तक क्या है?
अब ये सवाल समझ में नहीं आ रहा कि यहां तक तो वो तभी देखो जब वो पार्टनर बनने का चुनेगा तभी रेट्रोस्पेक्टिव से लायबल होगा, ये तो क्लियर है आपको। अब मान लीजिए उसने नोटिस में बोला मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, टाइम में दिया है नोटिस, लेकिन मैंने कहा भाई साहब जुलाई और अगस्त महीना तो ऐसे चला गया जब आपने क्या नाम है बताया नहीं, और आप क्या नाम है वो थे मेजर, वो कह रहा क्या मेरे पास 6 महीने का टाइम था, मैं कभी भी बताऊं। अब ये समझ में नहीं आया ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स उसकी लायबिलिटी कैसी होगी, माइनर वाली होगी या मेजर वाली होगी? माइनर वाली होगी। उन्होंने कहा माइनर को ही यह अधिकार दिया गया था कि 6 महीने के अंदर वो बताएगा, तो वो 6 महीने का जितना भी टाइम लेगा उसमें से उस समय तक उसकी लायबिलिटी माइनर की ही रहेगी, जब तक वो बता ना दे कि मैं क्या नहीं बनने वाला, मेजर के तरीके से पार्टनरशिप में नहीं आया। भाई कानून ने टाइम अलाउ किया ना 6 महीने, तो वो 6 महीने उसके हैं फिर। तो देखो यही बात लिखी गई है, हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यूज एज दोज ऑफ माइनर, कौन से दिन तक? अप टू द डेट ऑफ नोटिस। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसकी एप्लीकेशन बिल्कुल अलग है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट, शेयर शेल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट डन आफ्टर द, मान लीजिए अगस्त के बाद जब उसने नोटिस दे दिया उसके बाद कुछ एक्टिविटी की पार्टनर्स ने, क्या वो लायबल रहेगा? आंसर इज नो। ही शैल बी एंटाइटल्ड टू स्यू द पार्टनर्स, करे पार्टनर्स को स्यू करेगा अपना जो भी हिसाब किताब बनता है, कहां तक का, जून तक का या अगस्त तक का? अगस्त तक का जो भी हिसाब किताब बनता है पार्टनर्स को स्यू कर सकता है कि भाई साहब मेरा हिस्सा दीजिए, या फिर अपनी एसेट्स को रियलाइज करिए, जो भी करिए मेरा हिस्सा दीजिए, उसके लिए वो स्यू कर सकता है। ठीक है। हिज शेयर विल बी लायबल फॉर ऑल दैट एक्ट्स डन बिफोर द डेट ऑफ नोटिस, कह रहे उसका जो शेयर है क्या पर्सनली लायबल होगा? नहीं, पर्सनली नहीं, क्योंकि माइनर था उसने फिर बता दिया, और नहीं पर्सनली लायबल, लेकिन उसका जो शेयर है वो लायबल होगा, क्योंकि भाई साहब जब से आपने ज्वाइन किया है उस पूरे साल का अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो उसमें लॉसेस नहीं निकालूंगा कि हाँ, तो जो नेट बच जाएगा उसी में तो आपकी हिस्सेदारी होगी ना। तो अगर कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है तो उसमें भी आपकी हिस्सेदारी, ये बात ध्यान रखिएगा, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट कौन सा है फटाफट से बताइए? एक्सपल्जन, क्या किसी पार्टनर को निकाला जा सकता है? मैंने कहा इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स किसी सिंगल पार्टनर को मिलकर नहीं निकाल सकते, ऐसा प्रोटेक्ट किया गया है। हाउएवर फॉलोइंग ग्राउंड्स पे सेक्शन नंबर 33 के अंदर आप ये बता सकते हैं कि कब एक पार्टनर का एक्सपल्जन होगा। क्या होगा पार्टनर का? एक्सपल्जन कैसे होता है मैंने कहा बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तब आप पार्टनर्स को एक्सपल्ट कर सकते हो। मैंने कहा पहली चीज, क्या ये अधिकार था तुम्हारे एग्रीमेंट में? कह रहे हाँ था। मैंने कहा दूसरी चीज, क्या ये अधिकार किसी एक व्यक्ति ने एक्सरसाइज किया है, मेजॉरिटी ने? तो बताओ क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी। भाई राइट टू एक्सपेल आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए पहली चीज, तो उस राइट को जो एक्सरसाइज किया है वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने किया है। क्या मेरी बात समझ में आती है? और तीसरी चीज बताओ, गुड फेथ में। कैसे फेथ में? गुड फेथ क्या होता है? मैंने कहा भाई साहब ऐसा थोड़ी ना कोई आप किसी से पर्सनल रंजिश निकाल लो और उसे निकाल दो, ऐसे थोड़ी होता है। गुड फेथ का क्या मतलब होता है वो बताया सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 ने। पहले ये 3 चीज बताओ सेक्शन 33 वाले। पहली चीज, राइट कहां पर होना चाहिए? एग्रीमेंट में। दूसरी चीज, इस राइट को किसने एक्सरसाइज किया? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। ये बात समझ में आई आपको? तीसरी चीज कौन सी है? गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? मैंने कहा भाई गुड फेथ को सेक्शन 33 नहीं, सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 ने बताया। कह रहे गुड फेथ का मतलब क्या होता है? कह रहे पहली चीज तो जिस भी पार्टनर को आप निकाल रहे हो उसको नोटिस दो, भाई हम तुम्हें निकाल रहे हैं। दूसरी चीज से सुनवाई का मौका दो, इसे क्या बोलते हैं? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तीसरी चीज, जब आप निकाल रहे हो तो आपका उस पार्टनर को निकालना पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए, तब निकाल सकते हो आप उसको। ये नहीं कि इसने मेरी वाइफ से झगड़ा कर लिया और अब हम इसे निकालेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। यानी कि जिस भी पार्टनर को आप निकाल रहे हो 3 चीजें गुड फेथ के अंदर आती हैं। क्या? पहला, उसे नोटिस दोगे। दूसरी चीज, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे। और तीसरी चीज, पार्टनर को तभी निकाल सकते हो जब आप क्या करोगे उसे, जब किसके हित में होगा? इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप में होगा, तभी निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं गुड फेथ में। क्या मेरी बात समझे? तो टोटल मिला के 6 पॉइंट्स हो गए। पावर किस में होनी चाहिए? एग्रीमेंट में। उस पावर को एक्सरसाइज किया मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने। और कैसे किया? गुड फेथ में। गुड फेथ कैसे होता है? पहले नोटिस दो, दूसरा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, और तीसरा किसके इंटरेस्ट में होना चाहिए? पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में। क्या मेरी बात समझ में आती है? जी, अच्छा। इंप्लाइड अथॉरिटीज एक बार आप पढ़ लेना कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, थोड़ा सा सिंपल पॉइंट है। मैं चला आगे। कौन सा पॉइंट छोड़ा मैंने जो सिंपल वाले में लिखवाया था? सिंपल वाले पॉइंट जो रिवाइज करने के लिए बोले थे वो कौन कौन से थे? अभी चलाना है थोड़ा सा, अभी 1 साल और चलाना है। और ये तो हो गया, हो गया। मतलब सेक्शन 20, हाँ सेक्शन 29 रहेगा ना हमारा अभी, और इम्प्लाइड आप पढ़ेंगे राइट्स वाले। सेक्शन 29 नहीं नहीं नहीं,
अभी आगे हम वो एक्सेप्ट वो जो मैंने स्पेशल टॉपिक्स लिखवाए थे ना उसके लिए अलग से भेजूंगा। कौन से पेज पे है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी? जी रहा, 2 पॉइंट से चलो दोनों करा देता हूं। पहला कौन सा है? इम्प्लाइड अथॉरिटीज ऑफ अ पार्टनर। कह रहे इम्प्लाइड अथॉरिटीज में क्या क्या आता है? मैंने कहा इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब ये है कि भाई साहब कोई भी पार्टनर एक्ट करेगा उसके लिए सभी पार्टनर्स लायबल होंगे और पूरी फर्म भी लायबल होगी। लेकिन कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो आप एक पार्टनर को ये नहीं बोल सकते कि भाई ये तुम्हारी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है। क्या मेरी बात समझ? जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप बताना। फर्म के बिहाफ पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना, ये छोटी बात है बड़ी बात है? बड़ी बात है तो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएगी। फर्म के बिहाफ पे अपने नाम पे अकाउंट खोलना, छोटी बात है बड़ी बात है? बड़ी बात है, ये आपके उसमें नहीं आएगी। प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, बड़ी बात है। फर्म के बिहाफ पे किसी कंपनी के ऊपर केस करना, बड़ी बात है। किसी ने केस कर रखा है, मैंने कहा छोड़ो यार लाइबिलिटी एडमिट कर ली, मैंने कहा हाँ हम दोषी हैं, किसी एक पार्टनर ने, छोटी बात है बड़ी बात है? बड़ी बात। किसी ने हमने किसी के ऊपर केस कर रखा है लेकिन उसके राइट और अधिकार को छोड़ दिया, मैंने कहा चल छोड़वा नहीं ले रहे, छोटी बात है बड़ी बात है? बड़ी बात। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स बड़ी और छोटी बातों को लेकर है। और मैंने शायद इसका वो बनाया था यार, यहाँ नहीं बनाया है क्या, अलग से बनाया था। देखो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, फटाफट से देखिए। आप क्या नहीं कर सकते? ना तो ट्रांसफर कर सकते और ना ही क्या कर सकते हैं, एक्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ये बड़ी बात होती है। ये क्या होती है? बड़ी। अब आते हैं केस करने को लेके। मैंने कहा केस करने को लेके बहुत सारे राइट है। पहला पॉइंट पढ़िए इधर, कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और ऑपरेशन और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। यानी कि ना तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे और ना ही रेलिंक्विश करेंगे। मतलब फर्म ने किसी से पैसे लेने हैं, आप कह रहे हो चलो छोड़ो यार 50 लाख बनते हैं, छोड़ो 40 दो, नहीं कर सकते आप ऐसे। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता आपकी। नेक्स्ट, कि आपने केस कर रखा है किसी फर्म पे, आपकी फर्म ने किसी फर्म के ऊपर केस कर रखा है, तुम कह रहे छोड़ो यार वापस ले लेंगे, क्या किसी एक इंप्लाइड अथॉरिटी पार्टनर के अंदर आना चाहिए? नहीं। तो ना तो आप क्या कर सकते, देखो जरा ध्यान से, कॉम्प्रोमाइज कर सकते, ना ही क्या कर सकते, विड्रॉ कर सकते, ना ही लाइबिलिटी एडमिट करोगे कि किसी और ने केस करके कह रहे हाँ भाई दे देंगे हमारी गलती थी, ऐसे नहीं कर सकते आप। और उसके बाद नेक्स्ट, ना एक्वायर कर सकते और ना ट्रांसफर कर सकते क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ना ही सबमिट कर सकते कोई डिस्प्यूट। नेक्स्ट, ना ही आप सबमिट कर सकते क्या, कोई डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन, ना ही फर्म के बिहाफ पे किसी भी कंपनी के ऊपर जाके केस कर दो कि भाई साहब हम केस करने आए हैं तुम्हारे ऊपर, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो मैंने कहा, और लास्ट में क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट। टोटल मिला के कितने हो गए फटाफट से बताए। और एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब इन्हें जब याद करते हैं तो कैसे करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सर, कैटेगरीज बनाएंगे। कैटेगरीज में मैंने पहली कैटेगरी बनाई इमूवेबल प्रॉपर्टी की। किसकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितने पॉइंट्स है? मैंने कहा 2 पॉइंट्स है। ना ही आप क्या कर सकते, एक्वायर, और ना ही आप क्या कर सकते, ट्रांसफर। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना अलाउड नहीं है और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है। ऐसे टाइम लगाइए अपने नोट्स में याद करते समय कि अब मैं टाइम लगा रहा हूँ। अब देखो दूसरा टाइम लगाया मैंने केस करने को लेकर या स्यू करने को लेकर। इस टाइम लगाने में मुझे क्या समझ में आया, मैंने कहा भाई साहब एक तो केस करने को लेकर सबसे पहली बात तो तुम सबमिट ही नहीं कर सकते कोई केस। सबमिट का ऑपोजिट क्या होता है, विड्रॉ। सबमिट का ऑपोजिट क्या होता है, विड्रॉ। तो ना ही कोई केस को सबमिट करोगे और ना ही किसी केस को विड्रॉ करोगे आप, जब तक आपको अलग से अथॉरिटी ना दी जाए। तीसरी चीज, आप किसी ऑलरेडी केस चलते हुए में किसी को माफ नहीं कर सकते, ना रिलिंक्विश कर सकते आप कि नहीं नहीं हम अपना अधिकार नहीं ले रहे, छोड़ो। और दूसरी चीज, किसी और ने आपके ऊपर केस कर रखा है तो आप लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकते कि आप लाइबिलिटी को क्या कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो। एडमिट लाइबिलिटी नहीं कर सकते आप ऐसा। टोटल मिला कितने पॉइंट्स है, 8। हमने कितने लिख दिए हैं, 6। बचा क्या, मैंने कहा उसे अदर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। किसकी कैटेगरी में डाल देते हैं, अदर्स की। और ऐसे बिल्कुल मक्खन की तरह याद होंगे, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अदर्स की कैटेगरी में क्या आता है, मैंने कहा भाई पहले अदर्स की कैटेगरी में आता है बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते अपने नाम पे फॉर्म के बिहाफ पे। दूसरी चीज, आप क्या नहीं कर सकते, मैंने कहा किसी और पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते कि हमारी पार्टनरशिप तुम्हारी पार्टनरशिप के साथ मिलकर काम करेगी। ऐसा नहीं हो सकता जब तक आपको अलग से अथॉरिटी ना दे दी जाए। इनमें से किसको करनी है, दिखाओ। अच्छा तुमने सारे लिख दिए, एक दो बच्चों को नहीं करना जो पहले वाले हैं। रीता वराता को मत करो और ऋषभ को मत करो, क्रॉस कर दो ना इनको। इसको मत करो, इसको मत करो, इसको मत करो, इसको मत करो।
इसको मत करो, ये इसको कर देना, कर देना, पीछे भी इसको मत करो, इसने ले लिया है। इसको मत करना, ये वेस्ट 20 है बस। और इसको ये हो गया डन। समझ? अब बताना जरा तुम कितने पॉइंट्स हैं? 8। पहले किसके बेस पर है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ क्या कर सकते हैं? ना ही एक्वायर कर सकते और ना ही ट्रांसफर। अब आते हैं स्यू करने को लेकर, केस करने को लेकर। पहला पॉइंट, सबमिट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, विड्रॉ नहीं कर सकते। तीसरा केस, रिलिंक्विश नहीं कर सकते। चौथा केस, एडमिट नहीं कर सकते लायबिलिटी को। फिर आते हैं अदर्स में, क्या नहीं कर सकते? फर्म के बिहाफ पे अपने नाम पे बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते आप। दूसरा पॉइंट, फर्म के बिहाफ पे आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते किसी दूसरी पार्टनरशिप की, कि मैं अपनी पार्टनरशिप को किसी दूसरी पार्टनरशिप से ऐड करवा रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आती है? आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट कौन सा है? सेक्शन नंबर 29। सेक्शन 29 क्या कहता है? राइट्स ऑफ ट्रांसफरिंग। क्या कहता है? राइट्स ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर होता कौन है? जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए इन तीनों लोगों की पार्टनरशिप है। शिवम का मन कह रहा है कि सर मैं अपने शेयर को मैं बस आ ही रहा हूं, 5 मिनट की रहेगी क्लास। मैं बस अपने शेयर को क्या नहीं कर सकता? ध्यान से सुनिए। मैंने कहा मैं बस अपने शेयर को ना बेचना चाहता हूं दीपक सर को, मेरी जगह दीपक सर आ जाएंगे पार्टनर। क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज नो। पार्टनरशिप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन पहली चीज, फिर दूसरा सवाल आया, यार उसका जो शेयर है उसका अधिकार है या नहीं? पहले ये बताओ, जो शिवम का शेयर है इस पार्टनरशिप में, वो उसका अधिकार है या नहीं है? अधिकार एक असेट है, तो असेट को बेच सकते हैं, ऐसा हमारे पास मूलभूत अधिकार है। तो थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, समझ में नहीं आया यार क्या हो रहा है। एक पार्टनर अपनी जगह किसी दूसरे को नहीं भेजेगा, लेकिन अपना शेयर तो बेच सकता है ना। पार्टनर नहीं बना सकता, अपना शेयर तो बेच देना चाहिए ना। वो कह रहे चल ठीक है तुझे पार्टनर नहीं बनाएंगे, लेकिन शेयर तो बेच सकता है ना अपना। 1/3 2/3 जो भी शेयर होगा वहां से कुछ मिलेगा ही पार्टनरशिप से। वो मुझे गिरवी रख रहा है उसके लिए, लो सर गिरवी रख लो, हो सकता है हमारा कोई पैसे का लेन देन हो, तो अपने शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है, बट ट्रांसफर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर आते हैं ट्रांसफर कर क्या सकता है। मैंने कहा मीटिंग में आ सकता है क्या पार्टनरशिप की? नहीं। कंडक्ट में आ सकता है क्या? नहीं। कॉपी वगैरह ले सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा अलाउ कर देंगे तो हर व्यक्ति अपनी पार्टनरशिप की जगह किसी और को ला देगा, तो ट्रांसफरी के राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ट्रांसफरी के राइट्स बिल्कुल नहीं होते ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन जब कल को डिस्प्यूट होगा या कल को डिसोल्यूशन हो रहा होगा आपकी पार्टनरशिप का, तब मैं एक्टिव हो जाऊंगा। तब मैं क्या हो जाऊंगा? एक्टिव हो जाऊंगा। मैं एक्टिव होकर बोलूंगा, मैंने कहा भाई साहब हिसाब किताब हो रहा है, शिवम मैं भी आऊंगा पार्टनरशिप में, ध्यान रखना हिसाब किताब हो रहा है, मेरा हिस्सा है वो, तुमने मेरे पास रख रखा है ना, तो किसका हिस्सा हुआ? मेरा। तो जब डिसोल्यूशन होंगे तो मेरे अधिकार कुछ और होंगे, और जब तक पार्टनरशिप चल रही मेरे पास अधिकार ही नहीं। क्या आप इस कंसेप्ट को समझ पाए हैं? इसी को बोलते हैं ट्रांसफर। तो देखिए, अ शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी। A transferee under transfer of partnership interest under sale, mortgage, otherwise cannot enjoy the same rights. करेक्ट? चाहे तुमने उसने मोर्गेज किया है, कुछ भी किया है, गिरवी रखा, कुछ भी किया, भाई आपके पास अधिकार नहीं होंगे। फिर आते हैं राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। होते क्या है? मैंने कहा होते से पहले ये जान लो क्या नहीं होते। तो ट्रांसफरी को किस चीज की एंटाइटलमेंट नहीं है? करेक्ट? इंटरफेयर विद द, मैं जाऊंगा तो क्या आपके बिजनेस में इंटरफेयर कर पाऊंगा? नहीं। क्या मैं अकाउंट्स मांग सकता हूं? दिखाना जरा अकाउंट्स। क्या एक माइनर अकाउंट्स मांग सकता है? हाँ। इंस्पेक्ट कर सकता है? हाँ। कॉपी ले सकता है? हाँ। लेकिन क्या एक ट्रांसफर ही कुछ कर सकता है? नहीं। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कर सकता है? नहीं, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम? नॉट। अब आते हैं सर ऑन डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफर क्या कर सकता है? मैंने कहा टू रिसीव द शेयर ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म टू विच ट्रांसफर पार्टनर वाज, इनके हिस्से में 5 लाख बनते थे। मैंने कहा भाई मैं रिसीव करूंगा, उसे मेरा अधिकार है, कर सकता हूं ना। दूसरी चीज मैंने कहा एक बात बताओ, मैं आपके यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आके चेक नहीं कर सकता, लेकिन ये 1/5 का जो शेयर था शिवम का, 5 लाख ही बनते हैं। मुझे एक बार बस ये अकाउंट्स देखने हैं अब कि सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए। नहीं मैं समझ में आया? मैं आपके अकाउंट्स को अब जब डिसोल्यूशन में हिसाब किताब किया जा रहा है, जब डिसोल्यूशन में हिसाब किताब किया जा रहा है, तो मैं रिक्वायर कर सकता हूं आज के दिन अकाउंट्स की मेरा शेयर कैसे निकाला गया, जो शिवम वाला हिस्सा है वो कैसे निकला, एक बार मेरे को दिखाओ। ये तो जेन्युइन सी बात है। तो देखिए कह रहे फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द शेयर एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट और हैव द अकाउंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। हाउएवर ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफर पार्टनर, ही कैन नॉट चैलेंज दैम। हम अकाउंट्स देख सकते हैं, बस चैलेंज नहीं कर सकते। कल को आके बोलो कि नहीं नहीं ये गड़बड़ है, ये चैलेंज नहीं कर सकते भाई, चैलेंज वही करेगा, आप बस देख सकते हो।
क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? पक्की बात है। अब ये मैंने पढ़ा दिया उससे नहीं होगा, आप पढ़िए, बैठ के याद करिए, मैं कोई भी टॉपिक आपको लिखने के लिए दूंगा जो मैंने बताया, तो फटाफट से याद करिए, बंद करो उसे। 2 स्टेप में पढ़ाई करना सीख लो।